हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम लोग 10th क्लास का सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और 10th क्लास के सोशल साइंस में हम जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, जो हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये वाली टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए अगर आप ये लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी को डिट्टो पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। तो आपके अपने साथ में एक पेन या पेंसिल रखिए, ठीक है, और एनसीईआरटी अपनी ओपन कर लीजिए। लेक्चर को हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी तो वो मैं यहाँ से बोलूँगा, आप उसको ऐड कर लीजिएगा अपनी बुक में, या फिर कोई वर्ड मीनिंग है जो मुझे लगेगा डिफिकल्ट है तो मैं उसका मीनिंग आपको बता दूंगा, तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। या साइड बाय साइड एक कॉपी लेके रख सकते हो आप अपनी, उस कॉपी में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। बाकी आपको पीडीएफ भी बाद में इसका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 4 लेक्चर कर चुके हैं हम। पहला चैप्टर कर रहे हैं क्लास 10th का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं। ये 5वां लेक्चर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। अभी तक हमने देखा है रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका कैटेगराइजेशन देखा, ठीक है, उनका अगर इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है तो उससे क्या लॉसेज होते हैं, ठीक है, फिर उसके लिए हमने देखा कि कुछ सबमिट्स आई। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो 4th चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा था कि इंडिया में कैसे अलग अलग जगह पे नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग टाइप के मिलते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, और कुछ ऐसे स्टेट, कुछ ऐसे एरिया देखे हमने जहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत कम है लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली फॉरवर्ड एरियाज है या फॉरवर्ड स्टेट है। ठीक है, तो ये अब तक हम कर चुके हैं। तो 5th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप एनसीईआरटी आपने आई होप ओपन कर ली होगी। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स that rich resources in colonies were main attraction for the foreign invaders। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये हिस्ट्री का थोड़ा सा आपका आ गया है इसमें। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन मतलब जो कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री रही है। कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री किसकी रही है? जैसे पुराने टाइम पे हमें पता है कि इंडिया पे किनका कब्जा था? ब्रिटेन का कब्जा था बहुत लंबे टाइम तक। ठीक है, तो यूरोप से बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज पे आके उन्होंने रूल किया सालों तक। ठीक है, उनको अपनी कॉलोनी बनाया और वहां से उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज विड्रॉ किए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, कॉलोनाइजेशन की पूरी एक हिस्ट्री है वर्ल्ड में अपने आप, जहां पे यूरोपियन कंट्रीज जिसमें डच थे, फ्रांस, स्पेनिश, ब्रिटिश, ये सब थे, ये वहां से अपनी अपनी कंट्री से बाहर आए वहां से। ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाया और वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को इन्होंने यूज किया, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। और ऐसी ही हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन इंडिया की भी रही है ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में। ब्रिटेन जो है उन्होंने हम पे काफी लंबे टाइम तक रूल किया। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आई थी 1608 में, और लगभग 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उन्होंने वहां तक इंडिया पे रूल किया। फिर 1858 से लेके और 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद रूल किया इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो वो पूरी हिस्ट्री है इंडिया की कॉलोनाइजेशन की। रिवील्स दैट, रिवील का मतलब है कि वो बताती है, रिवील करना मतलब किसी चीज के बारे में बताना। ठीक है, रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज, कॉलोनीज मतलब जैसे इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटेन के लिए, वर द मेन अट्रैक्शन, जो रिसोर्सेज थे वो मेन अट्रैक्शन थे फॉर द फॉरेन इन्वेडर, जो बाहर से इन्वेडर आए, जो बाहर से लोग आए। ठीक है, उनके लिए जो जिस भी कंट्री में वो गए उस कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो मेन अट्रैक्शन का रीजन हुआ करते थे। ठीक है, इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कोलोनाइजिंग कंट्रीज, जो कोलोनाइज करती थी जो कंट्री, जैसे इंडिया को कोलोनाइज किया किसने? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन वालों के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती थी। हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था उस टाइम तक, क्योंकि जो पूरा इंडस्ट्रियल इरा का स्टार्टिंग हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो स्टार्टिंग हुई है वो सारी की सारी ब्रिटेन से ही मोस्टली स्टार्ट हुई है। जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट है वो हम पढ़ते भी हैं हिस्ट्री में, वो सारी की सारी ब्रिटेन से डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो that help them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, किसकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी? कोलोनाइजिंग कंट्री। कोलोनाइजिंग कंट्री इंडिया के केस में क्या था? ब्रिटेन।
तो ब्रिटेन के पास जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, तो ऐसे ही और भी जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज थी उनके पास भी अपना अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी। तो उससे उन्होंने उससे उनको हेल्प मिली किस चीज में, जो कॉलोनी थी जाके, लाइक इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटेन के लिए, तो कॉलोनीज पे सुप्रीमेसी अपना एक तरह से प्रभुत्व स्थापित करने में हेल्प किया किसने, टेक्नोलॉजी ने, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो लोग रिसोर्सेज को यूज कर पाए अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, और उन्होंने पूरा का पूरा सुप्रीमेसी ले ली पर्टिकुलर कॉलोनी पे जहां पे भी वो गए। तो ब्रिटेन जो थे वो इंडिया में आए थे। देयरफॉर ऐसा नहीं है कि इंडिया में आने वाले सिर्फ ब्रिटेन थे, और भी बहुत सारी पावर्स थी जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं जो इंडिया में आई थी। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। ये हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि रिसोर्सेज का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, और दूसरा उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो। तो ह्यूमन बीइंग्स पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो ये चीज हम पहले लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही बात यहाँ पे लिखी है, दैट द रिसोर्सेज कैन बी कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड मतलब उनको साथ मिले, किसका साथ मिले, टेक्नोलॉजी का, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी हमारे पास तो रिसोर्सेज एज इट इज रखे रह जाएंगे एक स्टॉक में या रिजर्व में। हमने पढ़ा था ना स्टॉक और रिजर्व, तो स्टॉक और रिजर्व में रखे रह जाएंगे अगर हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होगी उनको यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। इंडिया ने ये चीज अलग अलग कॉलोनाइजेशन में के पीरियड में फेस की है। कौन सी चीज फेस की है कि या तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी तो बाहर से फॉरेनर आए, उनके पास टेक्नोलॉजी होती थी तो वो हमारे रिसोर्सेज को यूज करके चले गए, ठीक है, और हम लोग सिर्फ देखते रह गए क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इज जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मतलब इंडिया में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें और रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर ही रिसोर्स डेवलपमेंट आएगा, वो एक सबसेट है उसका, ठीक है। डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सिर्फ अवेलेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती कि रिसोर्सेज हैं तो हम लोग डेवलप हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में ऐसे, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, बिहार है, इनके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है तो स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल्ड लेबर है तो वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो हर चीज का होना जरूरी है। जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो अपने वेलबींग के लिए, ठीक है, या अपने बेनिफिट के लिए, तो आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन भी चाहिए, स्किल्ड पीपल भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए। ये तीनों जब मिलेंगे तभी हम उन नेचुरल रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाएंगे। बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मैं स्किल की बात कर रहा हूं वो स्किल भी चाहिए हमें साथ साथ, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। तो ये सब चाहिए हमें, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें लोगों की स्किल सेट भी चाहिए, हमें इंस्टीट्यूशन भी चाहिए अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। तो यही बात ये बोल रहा है। देन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कैसे हम कंजर्व करके रख सकते हैं, बचा के कैसे रख सकते हैं। अगर हम उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, या फिर इम्बैलेंस आ जाएगा नेचर में कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हो गए जो हमने बहुत सारे यूज कर लिए, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हो गए जो हम लोगों ने कम यूज किए, तो उससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। उस इम्बैलेंस से क्या नुकसान होंगे ये हमने पढ़ा था सेकंड वाले लेक्चर में, ठीक है, इसी चैप्टर के सेकंड लेक्चर में। रिसोर्सेज आर वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी अगर ह्यूमन बींग्स को करनी है, XYZ कुछ भी, आप अपने चारों तरफ कुछ भी देख लो, अगर आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो रिसोर्सेज से ही डेवलप होके आई हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स को अगर डेवलपमेंट करना है, उनको डेवलप होना है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को जुडिशली यूज करना पड़ेगा, जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा, समझदारी से यूज करना पड़ेगा, उनको ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बट इरेशनल कंजम्पशन, इरेशनल कंजम्पशन का मतलब वही हो गया कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, जितना था उससे मतलब जितना चाहिए था उससे ज्यादा यूज कर लिया हमने। एंड ओवर यूटिलाइजेशन,
ऑफ रिसोर्सेज मे लीड टू द सोशियो इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ये हम बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में इसी चैप्टर के, कि अगर हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, प्रॉपर वे में यूज नहीं करेंगे, एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे रिसोर्सेज का, तो सोसाइटी में भी हैव्स बन जाएंगे और हैव नॉट बन जाएंगे, पढ़ा था हमने, ठीक है। और बहुत सारा जो कंट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल जो इकोलॉजिकल बैलेंस है अलग अलग कंट्रीज का वो बिगड़ जाएगा, कुछ ऐसे आइलैंड होंगे जो पानी के नीचे दब जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो रिसोर्सेज है उनका जुडिशियस यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट, कि हम लोगों को अलग अलग लेवल पे रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड द थिंकर इन द पास्ट। ये मेन कंसर्न रहा है, क्या मेन कंसर्न रहा है, कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम लोग इफेक्टिवली यूज कर पाए और इक्विटेबली यूज कर पाए। इफेक्टिवली का मतलब जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतने ही यूज करें, और इक्विटेबल का मतलब यह है कि सब उसको मिलजुल के इक्वली यूज करें, ठीक है। तो यही मेन कंसर्न रहा है जो लीडर्स हुए हैं और मेन थिंकर्स हुए हैं पास्ट में उनका, ठीक है। हमने इससे रिलेटेड एक चीज भी देखी थी, एजेंडा 27 जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राजील में, वहां पे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हुई थी, ठीक है। उसका भी मेन कंसर्न यही था कि हम रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, ये सारा का सारा हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। गांधी जी वाज वेरी एप्ट का मतलब है यहाँ पे एप्रोप्रिएट। एप्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सुटेबल होना, किसी चीज का सही होना, ठीक है। वाज एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न। वॉइसिंग हिज कंसर्न का मतलब है कि अपने कंसर्न को उठाना। वो बहुत, इसका मतलब ये कह रहा है कि गांधी जी जो बहुत सही थे जब वो अपना कंसर्न उठाते थे। वो किस चीज के लिए आवाज उठाते थे, किस चीज के लिए आवाज उठाते थे, कि रिसोर्सेज को हमें इफेक्टिवली यूज करना होगा, ठीक है। अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, वो कुछ बोलते थे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, क्या बोलते थे, इन वर्ड से वो ये बोलते थे कि हमें रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा। तो वो क्या बोलते थे, देयर इज इनफ ऑन अर्थ, ऑन अर्थ भी आएगा यहाँ पे, देयर इज इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीबॉडीज नीड। अर्थ पे इतने रिसोर्सेज हैं कि सबकी नीड पूरी हो सकती है, सबकी जरूरत पूरी हो सकती है, बट या एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रिड, लेकिन किसी के लालच को पूरा नहीं किया जा सकता। अर्थ पे इतने नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि सबकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन किसी का लालच पूरा नहीं किया जा सकता। ये महात्मा गांधी बोलते थे, ठीक है। वो क्यों बोलते थे, क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाह रहे थे, ठीक है। और हमने इससे ही रिलेटेड एक टर्म पढ़ी थी नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन से, अगर आपको याद हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था, ठीक है, एक बार याद करने की कोशिश करो, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ही मतलब गांधी जी के बारे में बात कर रहा है। Place the greed and selfish individual and the exploitative nature of modern technology as the root cause, मतलब मेन बीमारी for resource depletion at the global level। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, जो रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है, उसका रूट कोज क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो उनका मानना था कि जो इंडिविजुअल हैं वो ग्रीडी और सेल्फिश हो गए हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम जितने हो सकता है उतने रिसोर्सेज को अपने कब्जे में रखें। दूसरा उनका मानना था एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ गई है ना, उसका नेचर ऐसा है कि वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। मतलब हम लोगों को चाहिए नहीं होता, उससे ज़्यादा हम यूज कर लेते हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये गांधी जी का मानना था कि लोगों की ग्रीडी लोगों का होना, सेल्फिश लोगों का होना और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव होना, ये मेन रूट कोज है किस चीज़ का, फॉर रिसोर्सेज डिप्लीशन का। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन, वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे। और टेक्नोलॉजी से आजकल हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी से हम लोग मास प्रोडक्शन ही करते हैं, तो वो इस मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे। उनका ये बोलना था कि मास प्रोडक्शन मत करो, मासेज मिलके प्रोड्यूस करो। मतलब
कि एक बंदा टेक्नोलॉजी को या कुछ बंदे टेक्नोलॉजी को यूज करके मास प्रोडक्शन ना करें, मतलब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ना करें, इंस्टेड ऑफ दैट बहुत सारे लोग मिलके, मतलब मासेज मिलके प्रोड्यूस करें चीजों को, उनका ये मानना था। तो ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट किसको, मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करना चाहते थे विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज, कि मासेज मिलके प्रोड्यूस करें किसी चीज को, ना कि कुछ लोग मिलके मास प्रोडक्शन कर ले। ठीक है, ये मानना था गांधी जी का। एट द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग एक चीज पहले ही देख चुके हैं कि ग्लोबल अर्थ समिट हुआ था 1992 में, अर्थ समिट, ग्लोबल अर्थ समिट ही बोल सकते हो, अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, और कहां पे हुआ था ये, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और रियो डी जेनेरियो कहां पे है, ब्राजील में। और मैंने आप लोगों को बोला था कि ब्राजील की कैपिटल याद करना, क्या है ब्राजील की कैपिटल। ठीक है, देखो कहीं ब्राजीलिया तो नहीं है ब्राजील की कैपिटल। एट द इंटरनेशनल लेवल पे क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम एक ये ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है क्लब ऑफ रोम। एडवोकेट का मतलब होता है उसने सपोर्ट किया उस चीज को। ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। अब ये अर्थ समिट तो हुई थी 1992 में, तो उससे पहले भी क्लब ऑफ रोम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिसोर्सेज कंजर्वेशन के बारे में पहली बार बात की थी। तो सबसे पहली बार अगर पूछ लिया जाए कि रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में कहां बात हुई थी, तो वो बात हुई थी 1968 में, और बात करने वाले थे क्लब ऑफ रोम। सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद, सब्सिक्वेंटली का मतलब उसके बाद, 1968 के बाद 1974 में गांधीयन फिलोसफी was once again presented by स्कम्बचर in his book Small is Beautiful। ठीक है, स्कम्बचर जो थे उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इन्होंने जो गांधी जी की फिलोसफी थी कि इस अर्थ पे लोगों की नीड को पूरा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लोगों की ग्रीड को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरा उनका कहना था कि प्रोडक्शन बाय मासेज होना चाहिए, मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसी फिलोसफी को उन्होंने दोबारा से इस बुक में डाला। उस बुक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। द सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, सेमिनल होता है इंपॉर्टेंट, सेमिनल होगा ये, सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन, सेमिनल का मतलब है इंपॉर्टेंट। सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल was made by the ब्रूंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। फिर उसके बाद ये ब्रूंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई 1987 में। ठीक है, पहले 1968 में सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने इस बात को उठाया कि चीजों को कंजर्व किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद स्कम्बचर की बुक आई स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसने बोला 1974 में गांधीयन फिलोसफी को रीअसर्ट किया। रीअसर्ट का मतलब है दोबारा बताया कि गांधी जी क्या चाहते थे, और वो जो चाहते थे वो सही था। ठीक है, उस चीज को रीअसर्ट किया अपनी बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में। दस उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्क आया, ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई 1987 में। और इस ब्रूटलैंड कमीशन का एक दूसरा नाम भी था, इसका नाम था वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये दूसरा नाम था ब्रूटलैंड कमीशन का। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1987 में, और इस रिपोर्ट के बेस पे ही ये रियो अर्थ समिट हुई थी। वैसे जो रियो अर्थ समिट का आइडिया आया था वो इस रिपोर्ट के बेस पे ही आया था। तो ये हमने कुछ पढ़ा कि क्या क्या हुआ इंटरनेशनल लेवल पे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, देन दिस रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट जो हमें भी पढ़ के आए हैं, ये ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में जो आई थी। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहली बार इसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लाया। पहली बार दुनिया को पता लगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, एंड एडवोकेटेड इट एज द मीन फॉर रिसोर्सेज कंजर्वेशन विच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन ए बुक इंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। फिर ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट के बेस पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। ठीक है, उस रिपोर्ट का नाम रखा गया, इंटाइटल्ड का मतलब है उसका नाम रखना, उसका नाम रखा गया आवर कॉमन फ्यूचर।
ठीक है। और इस बुक में किस चीज के बारे में लिखा गया, नेचुरल कंजर्वेशन के बारे में लिखा गया, ठीक है। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट, ठीक है, ये हमने पढ़ ही लिया। अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुई थी ब्राजील में 1992 में। तो एक बार से दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या एफर्ट डाले गए नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो पहला एफर्ट कब डाला गया, 1968 में। किसने डाला, क्लब ऑफ रोम ने। इसने क्या किया, इसने पहली बार कंजर्वेशन के बारे में बात की। उसके बाद दूसरा एफर्ट कब डाला गया, जब स्कम्पचर ने अपनी बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और उसने गांधीयन फिलोसफी के बारे में लिखा कि गांधी जी क्या चाहते थे नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को लेके, ठीक है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कमीशन आया जिसको बोला गया वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और उसका दूसरा नाम था ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट आई 1987 में। और इस रिपोर्ट के बेस पे एक दूसरी रिपोर्ट पब्लिश की गई, ठीक है। एक रिपोर्ट या बुक बोल लीजिए, एक बुक पब्लिश की गई, उस बुक का नाम रखा गया आवर कॉमन फ्यूचर। और इस रिपोर्ट ने पहली बार, ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट ने पहली बार बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक मेजर कंट्रीब्यूशन आया अर्थ समिट के रूप में, और ये अर्थ समिट हुई रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में 1992 में, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एफर्ट डाले कि वो क्या कर सकते थे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, लैंड रिसोर्सेज। जो हमारे पास लैंड रिसोर्सेज हैं, वी लिव ऑन लैंड, ठीक है। लैंड को मैंने बताया भी था क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। जब हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, तो बायोस्फीयर पढ़ा था, तो मैं बताया था वो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन ए डिफरेंट वे। हम इसको अलग अलग वे में यूज करते हैं। दस, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स फॉर अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो लैंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि लैंड से ही हमें बाकी रिसोर्सेज मिलते हैं। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, हर चीज को सपोर्ट करता है लैंड। तो लैंड तो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। However, लैंड इज एन एसेट ऑफ ए फाइनाइट मैग्नीट्यूड, ठीक है। लैंड जो है एक फाइनाइट मैग्नीट्यूड का एसेट है, मतलब इसकी एक लिमिट है कि ये कितना है, ठीक है। Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning. तो लैंड ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड लैंड है, हमारे पास लिमिटेड ही लैंड है, और उस लिमिटेड लैंड में भी हमें जुडिशियसली यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस लैंड पे हर जगह पे हम हर एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, तो क्या हम हिमालय में एग्रीकल्चर कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा, और स्पेशली वहां पे तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती जहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा गिरती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेनली जो हमारा एग्रीकल्चर होता है वो गैंगेटिक प्लेन्स में होता है, जो मैक्सिमम एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि लैंड है, लेकिन लैंड लिमिटेड रिसोर्स है, फाइनाइट रिसोर्स है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है, कितना भी है। तो हम लोगों को उसको प्लानिंग के साथ यूज करना पड़ेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, India has land under a variety of relief features, namely mountains है इंडिया में, ये रिलीफ फीचर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लेटू है इंडिया में, प्लेन्स है इंडिया में, और आइलैंड है इंडिया में। तो ये इंडिया में लैंड के अलग अलग रिलीफ फीचर है। रिलीफ फीचर का मतलब वो ऊपर से कैसे दिखती है, वो उसका रिलीफ फीचर हो गया। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। इंडिया में 43% एरिया ऐसा है जो प्लेन है, और बाकी एरिया जो बच गया वो सारा का सारा प्लेन। ये जो 57% एरिया है इंडिया का वो प्लेन नहीं है। विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो प्लेन एरिया में ही हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कर सकते हैं। तो मेनली जो हमारी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक्टिविटी होती है वो इसी 43% प्लेन एरिया के अंदर होती है, ठीक है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री एंड इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स।
उसके बाद बता रहा है कि 30% एरिया ऐसा है इंडिया में जहां पे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। वो एरिया नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है और कहीं कहीं मिडल में भी है, ठीक है, कंट्री के। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है यहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और वो ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है और पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, पेरिनियल का मतलब है सारा साल, ठीक है, तो सारा साल उन नदियों को पानी मिलता रहता है। कहां से मिलता है, इन माउंटेन्स से मिलता है। प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर टूरिज्म, टूरिज्म के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोग कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए टूरिज्म में, ठीक है, लद्दाख जाते हैं, ले जाते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो इकोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको इन माउंटेन्स में मिल जाएंगे वो और कहीं पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे माउंटेन्स जो हैं 30% काउंट करते हैं हमारे टोटल लैंड एरिया का। और वो क्या क्या चीज प्रोवाइड करते हैं वो हमने देख लिया। रिवर्स के लिए पेरेनियल सोर्स है, पानी का सोर्स है पूरा साल, ठीक है, और वहां पे टूरिज्म होता है और कुछ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए भी हम उसको यूज करते हैं। देन अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ कंट्री इज प्लेटू रीजन, ठीक है। तो ये नीचे गिवन है लैंड एरिया, जो इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स हैं, तो 43% प्लेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स कितना है 30% है और 20% क्या है हमारा, 27% क्या है हमारे पास प्लेटू है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ये रिलीफ फीचर्स याद रख लेना। और ये 27% जो हमारा प्लेटू है, इट पोजेसेस का मतलब है कि उसके पास है वो चीज रखना, ठीक है। आई पोजेस दिस पेन, तो ये पेन मेरे पास है, ठीक है। रिच रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो प्लेटू रीजन पे हमें मेनली क्या मिलते हैं, जितने भी नेचुरल मिनरल्स मिलते हैं हम लोगों को, वो जनरली हमारे सारे के सारे प्लेटू रीजन पे पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, कि लैंड यूटिलाइजेशन क्या है, ठीक है, और किस किस तरह की हमारे पास लैंड है जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज। जो लैंड रिसोर्स है उनको हम किस किस पर्पज के लिए यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो लैंड रिसोर्सेज को सबसे पहले तो किस चीज के लिए यूज हो जाएगा, फॉरेस्ट के लिए यूज हो जाएगा, कि लैंड पे फॉरेस्ट हो सकता है, एक यूज हो गया। दूसरा, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। उस लैंड का क्या करें जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं, जहां पे हम कुछ उगा नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो बैरन एंड वेस्ट लैंड हो जाएगी, ठीक है। बैरन मतलब खाली पड़ी है, वेस्ट है, कोई काम की नहीं है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, फिर ऐसी लैंड हो जाएगी जो उसको हम एग्रीकल्चर यूज के लिए ना यूज करके किसी और एक्टिविटी को करने के लिए यूज कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए बोल लो आप सिंपल वे में, कि हम लोगों को शहर बसाने हैं तो एग्रीकल्चर नहीं करना था तो हमने वहां पे शहर बसा दिए, बिल्डिंग ही बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है। रोड बनाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्रीज के लिए, तो अर्बनाइजेशन के लिए हो गया सिंपल वे में। एक तो होगी बैरन और वेस्टलैंड जो बिल्कुल खत्म है, खराब है, और दूसरी हो गई जो हम अर्बनाइजेशन के लिए यूज करेंगे। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्री लगेंगी वहां पे, रोड बनेंगे वहां पे, ठीक है, तो उस चीज पर्पज के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। जो दूसरी अनकल्टिवेटेड लैंड बच गई अदर देन फैलो लैंड, उनको कैटेगराइज किया गया है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। कुछ ऐसी लैंड होती है जहां पे परमानेंट ग्रेजिंग ही होती है, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं होता कि खुला मैदान है और ग्रेजिंग होती है परमानेंटली। ये आप लोगों ने देखा होगा, गांव में भी आसपास बहुत सारी ऐसी जगह होती है और शहरों में भी ऐसी जगह मिल जाएंगी, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोथ नॉट इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरिया। एक हमारा होता है नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया क्या होता है कि हम लोगों ने कितने एरिया में कल्टीवेशन किया है, तो वो एरिया हो जाएगा हमारा नेट शोन एरिया। तो नेट शोन एरिया से अलग जो बच गई वो आ गई लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोज। देन उसके बाद एक आ गई कल्चरेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है, जो 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए हम उस पर कुछ उगा ही नहीं रहे हैं, उस लैंड पे वो खाली छोड़ दिए। पहले एग्रीकल्चर होती थी लेकिन अब हमने उसको खाली छोड़ दिया है, 5 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है जो लैंड्स की गिवन है, जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में ये एज इट इज लिखी हुई है, तो ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। देन उसके बाद आ गई फैलो लैंड। फैलो लैंड को क्या बोलेंगे, करंट फैलो मतलब जो अभी फिलहाल फैलो मतलब लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन
वन एग्रीकल्चर ईयर। फैलो का मतलब एक तरह से हो गया कि खाली छोड़ रखी है जो, ठीक है। तो एक तो वो हो गई जो अभी अभी खाली छोड़ी है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर। अदर देन करंट फैलो, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर, जो 1 से 5 साल के लिए छोड़ दी गई है। और हमने लास्ट में देखा था एक वो हो जाएगी कल्चरेबल वेस्टलैंड जो 5 साल से ज्यादा के लिए छोड़ दी गई है, ठीक है। देन लास्ट आ जाएगा नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया वो हो जाएगा जो टोटल एरिया हम लोगों ने यूज कर रखा है कोई ना कोई चीज को उगाने के लिए, कल्टीवेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए। नेट शोन एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। उसको ग्रोस क्रॉप्ड एरिया भी बोलेंगे कि वहां पे कितना हम लोगों ने टोटल क्रॉप को ग्रो कर रखा है, तो उस टर्म में भी हम उसको बोल देते हैं। या फिर जो ऐसी जगह जहां पे हम एग्रीकल्चर एक से ज्यादा बात करते हैं ईयर में, ठीक है, तो वो हमारे नेट शोन एरिया में आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों ने इस क्लास में अलग अलग एग्रीकल्चर लैंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, गांधी जी ने क्या बोला, लैंड को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इस चीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर सीरीज में थोड़ा सा भी ये लगे कि मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूं, तो आपके पास एप्लीकेशन में ऑप्शन है, आप वहां से थोड़ा सा धीरे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड धीरे है, आपको और तेजी से पढ़ना है, जैसे स्पेशली जब आपको रिवाइज करना हो तो आप उसको फास्ट स्पीड में भी सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप साथ साथ अपनी एनसीईआरटी में इन चीज़ों को मेंशन करते जाएं जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहा हूं वो आप एज इट इज बार बार एक बार एनसीईआरटी से दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।